हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आकाश हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम वापस आपके लिए लेकर आए हैं एक नया एपिसोड हमारी जेई मेल वीकली सीरीज़ का। और आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। माई सेल्फ प्रीत पारेता, मैथमेटिक्स फैकल्टी, जेई डिवीज़न आकाश। और मैं जो आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ वो चैप्टर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो रिलीज किया था जेई मेल स्ट्रेटेजी का। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैंक 1 जिसकी थी वो था कॉनिक सेक्शन। मतलब जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग रैंक 1 हमने दी थी किसको, कॉनिक सेक्शन पर। और आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स में वो है कॉनिक सेक्शन। तो आज कॉनिक सेक्शन के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हाईली रिच कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से लास्ट तक लगे रहिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, सोल्व कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला हुज फोकल कोड इज PSQ सच दैट SP इक्वल्स टू 3 एंड SQ इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो फोकल कोड का क्वेश्चन है, पैराबोला की बात हो रही है और उसमें आपको कुछ सेगमेंट्स का लेंथ गिवन है ना। तो थोड़ा बनाकर देखते हैं किस तरीके से ये बोल रहा है। इस तरीके से हम अज्यूम कर लेते हैं एक पैराबोला है। फोकल कोड क्या बोला है, PSQ फोकल कोड है। ये PSQ, S यहाँ पर फोकस हो गया और Q ये फोकल कोड हो गई है। ठीक है, सच दैट SP इक्वल्स टू 3, ये लेंथ आपको 3 गिवन है, और SQ ये लेंथ आपको 2 गिवन है। ठीक है, तो पैराबोला के नोट्स में आपने पढ़ा होगा ये कि कोई भी फोकल कोड है ये इस तरीके से, तो ये जो दो सेगमेंट्स बन रहे हैं इनका हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किनका, इन दोनों का हार्मोनिक मीन। और दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 2AB अपॉन A प्लस B कर ध्यान होगा आपको। तो इन दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालिए आप 3 और 2 का, तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है, ध्यान है, 4 है ना। तो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मतलब ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो गई, 2A के इक्वल हो गई। सॉल्व कर लेते हैं यहां से, कितना हो गया, 3 2 6 2 12 अपॉन 5 किसके इक्वल हो गया, 2A के। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछिए। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4A, मतलब इसका 2 टाइम्स कर दें तो कितना आ गया, 24/5। 24/5 इसका आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट। मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फोकल कोड के ऐसे दो सेगमेंट्स बनते हैं तो इनका हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर बच्चों, और ये सबके लिए होगा, ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड के लिए, इन जनरल भी आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैटर किसका, डिस्टेंस का, डिस्टेंस नहीं बदलती है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा और ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ द कोड, आपको एक कोड की इक्वेशन गिवन है, इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला दिस। ओके, तो कोड का इक्वेशन गिवन है, पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, तो आपसे लेंथ ऑफ कोड पूछ रहे हैं। ओके, कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ कोड, एनी आइडिया, चलो समझते हैं, देखते हैं। ओके, ये जो पैराबोला है हमारे पास, ये कौन सा, y² इक्वल्स टू 4x माइनस 1 स्टैंडर्ड वाला है क्या, हाँ, आप इसको y² इस तरीके से 4 कैपिटल X लिख सकते हैं। कैपिटल X का मतलब क्या हो गया, x माइनस 1। ओके, तो मैंने यहाँ 4A निकाला, 4 के इक्वल है, A यहाँ पर 1 आ गया। तो अगर मैं इसके फोकस की बात करूं तो फोकस क्या आ रहा होगा, कैपिटल X इक्वल्स टू A, y इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ही आता है। और कैपिटल X की जगह क्या लिखा है, x माइनस 1, A कितना है आपके पास 1, और y तो y है ही सही। तो इसका जो फोकस आ रहा है आपके पास, फोकस कितना आ गया बच्चों, फोकस आ गया 2,0 है ना। अगर ये कोड आपकी फोकल कोड निकली तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि फोकल कोड की लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें आता है। तो जब भी आपके पास कोई भी कोड दी जाए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए क्या वो कोड फोकल कोड है क्या। अगर वो फोकल कोड होगी तो आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने सबसे पहले फोकस निकाला। फोकस क्या आ रहा है, 2,0 आ रहा है। 2,0 यहाँ पुट कर दे इसमें। अगर 2,0 यहाँ पुट हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो चीजें हमारे लिए कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाएगी।
तो चलो पुट करके देखते हैं। y की जगह क्या रखना है 0, x की जगह रखना है 2√3 माइनस 2√3, बिल्कुल 0 इक्वल टू 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गई। मतलब ये जो है ये क्या हो गई आपके पास, फोकल कोड हो गई। अब फोकल कोड की लेंथ निकालने के कौन से फॉर्मूले आते हैं, कोई फॉर्मूले पता है y² इक्वल टू 4x के लिए? हाँ, दो फॉर्मूले तो पता है। कौन से? एक तो होता है a_t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, और एक होता है लेंथ ऑफ फोकल कोड, लेंथ ऑफ फोकल कोड 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये वाला। अब अल्फा क्या होता था आपको पता है कि ये कब होता था, इस तरीके से अगर कोई भी आपके पास फोकल कोड गिवन है, ये अल्फा एंगल बना रही है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। बट फॉर्मूला किसके लिए? ओनली फॉर फोकल कोड, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ये फोकल कोड है। इसका स्लोप भी पता है, क्योंकि अल्फा कौन सा एंगल होता था जो एक्सिस के साथ बना रहा है। तो आपके पास यहाँ पर tan अल्फा है क्या? हाँ tan अल्फा है हमारे पास। tan अल्फा कितना आ गया? √3 आ रहा है, ठीक है। tan अल्फा √3 आ रहा है, मतलब अल्फा आपके पास कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। तो आप यहाँ वैल्यू डाल दीजिए 4 × 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, या साइन स्क्वायर अल्फा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2, इसका कितना हो गया? होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया? 4 × ऊपर चला गया 4/3, तो आपके पास कितना आ गया? 16/3। तो 16/3 आपके पास क्या हो गई? इसकी लेंथ आ गई यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन राइट। क्लियर बच्चों? लेकिन इसमें हमारी किस्मत अच्छी थी, कैसे कि हमने फोकस पुट करा और फोकस को सेटिस्फाई कर गया, वो फोकल कोड निकल गई। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये फोकल कोड नहीं होती तो, अगर ये कोई भी जनरल कोड हो जाती, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र सिखाता हूं जो आप पूरे कोनिक में यूज कर सकते हैं। मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इवन सर्कल, सबके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। किसका? लेंथ ऑफ कोड का। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना क्या फॉर्मूला है। ओके, मैं आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला होगा। कोई सा भी आप ले लीजिए, जस्ट लाइक मैंने एक पैराबोला ले लिया इस तरीके से, है ना। ये कोड हो गई, इस कोड की इक्वेशन मान लो हो गई y = mx + c। और कोड की इक्वेशन तो देगा ना वो आपको? हाँ बिल्कुल देगा, कोड का देगा, और कर्व का इक्वेशन गिवन होगा। ये कर्व का इक्वेशन भी गिवन है, मान लो y² = 4x। आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस। मतलब ये निकालना p और q के बीच का डिस्टेंस कितना है। p का मान लो x1 y1 है, और q का मान लो x2 y2। तो हमें निकालना क्या है? हमें PQ निकालना है, जो कि कितना होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जरा रुको, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि सर कि लाइन और कर्व को सोल्व करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। सुनो थोड़ा सा, देखो ध्यान से। मैंने x2 - x1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो बाहर आके कितना हो जाएगा? mod x2 - x1, और √ यहाँ कितना हो जाएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का होल स्क्वायर। ऐसा, इसको मैं थोड़ा सा और लिखता हूं दोबारा। mod x1 - x2, रूट के अंदर तो आपको पता ही, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो गया? ये इसके स्लोप के इक्वल हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल, 1 + m²। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपकी कोड फोकल कोड है तो फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन नहीं है तो ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अलग अलग रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के लिए सब में काम करेगा, हर 2 डिग्री कर्व में। mod x1 - x2 √1 + m²। अब सवाल आता है कि सर ये क्वांटिटीज कैसे भरेंगे? तो भैया m तो भर दोगे ना, कोड का इक्वेशन गिवन है तो स्लोप आ जाएगा। फिर बच्चे बोलेंगे सर x1 - x2 कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल आप बोलोगे कि सर कर्व और पैराबोला को सोल्व कर कर। जब इतना काम करना ही था तो फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते, इतना क्यों करा? तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या करोगे? ये y = mx + c आप इसमें पुट करोगे। जैसे y = mx + c आपने इसमें पुट करा, तो ये x में क्वाड्रेटिक बनी नहीं बनी? बन गई ना। इसको सोल्व नहीं करना है, सोल्व करके x1 x2 नहीं निकालना है। आपको पता है इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इसके रूट क्या आएंगे? x1 x2 आएंगे। तो क्या आप यहां से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। क्या यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। तो क्या इन दोनों की हेल्प से डिफरेंस ऑफ रूट नहीं निकाल लेंगे? बचपन के आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस कर लेंगे ना। तो मैंने बोला कि मैंने x1 x2 निकाला, अलग अलग नहीं निकाला मैंने।
मैंने उसमें पुट करा, उसके रूट्स हो गए x1 x2, फिर उसके बाद मैंने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करके डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाला। तो ब्रह्मास्त्र है, सब में चलेगा, हर 2 डिग्री कर्व में चलेगा, डायरेक्ट लगा सकते हैं, वरना अलग अलग के लिए फॉर्मूले रट्टा मारना बहुत टफ है। पैराबोला में 4 पैराबोला हो गए, इलिप्स के अलग हो गए, उन सब में काम करेगा। मॉड x1 माइनस x2 रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो यहां तो इस क्वेश्चन में किस्मत अच्छी थी हमारी, वो फोकल कोड निकली, लेकिन नहीं निकलती तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको डील करनी है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। ओके, तो ध्यान रखें, मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको इस क्वेश्चन के साथ। बाकी आपको क्या करना है, सबसे पहले यही चेक करना है कि फोकस उस पर है या नहीं। फोकल कोड निकल जाएगी तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप पैराबोला के केस में फॉर्मूला यूज कर लो, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। क्लियर बच्चों? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। द कोड पासिंग थ्रू 2,1 इंटरसेक्ट द हाइपरबोला। हाइपरबोला का क्वेश्चन है। एट P and Q द टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट R लोकस ऑफ R। लोकस के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। लोकस का कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, लेकिन हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट गिवन होता है जो थोड़ा परेशान करता है बच्चों। देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला बना लिया हमने। क्या बोला है कि L2,1 इंटरसेक्ट द हाइपरबोला। ये 2,1 से आपने बना ली कोड, है ना। पॉइंट को L गिवन था, L बोल देते। इसको 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, P और Q पर। ठीक है, ये लो, P भी दे दिया, Q भी दे दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन दोनों पर अपन ने टेंजेंट बनाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, कोनिक में यही होता है कि लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा होती है, उसको ढंग से समझना होता है आपको। P और Q पर आपने टेंजेंट बनाई और इंटरसेक्ट कहां पर करा, R पर, और आपको क्या बताना है, इसका लोकस बताना है, यही बताना है। तो जैसे ही हमने इस फिगर को देखा तो सबसे पहले हमारे ख्याल आया, क्या मैं बता सकता हूं क्या इक्वेशन ऑफ PQ। हाँ, पढ़ा होगा आपने, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। क्या है ये, बताओ बच्चों, क्या है ये? इट्स ए कोड ऑफ कांटेक्ट। कोड ऑफ कांटेक्ट, तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू 0। सही है, T इक्वल्स टू 0, जहां पर पॉइंट क्या पुट करेंगे, H कोमा K। कहां रहा कर्व की इक्वेशन, ये रही। तो x स्क्वायर को x(x1) से माइनस y स्क्वायर को y(y1) से 9 इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से पॉइंट क्या है, h और k। तो x1 और y1 की जगह क्या रख देंगे, h और k। तो ये हो गया hx/16 माइनस ky/9 इज इक्वल्स टू 1। PQ, एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या कि ये PQ कहां से पास हो रही है, 2,1 से। तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? हाँ, तो x और y की जगह क्या डाल दो, 2 और 1। क्या आ गया, 2h/16 माइनस k/9 इज इक्वल्स टू 1। ऐसा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 और 8, हाँ 9 और 8 एलसीएम ले लो यहां से, तो कितना हो जाएगा, 9h माइनस 8k इज इक्वल्स टू 72। फिर h और k में इक्वेशन आ गई, ऐसे ही करते हैं ना लोकस, h और k में इक्वेशन आ गई, h को x से और k को y से चेंज कर दो। कितना हो गया, 9x माइनस 8y इक्वल्स टू 72। ये देखो, क्लियर है बच्चों? तो ऐसे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काफी सारे लोकस के क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे से करें। तो क्या आंसर है, 9x माइनस 8y इक्वल्स टू 72, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, द नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला, और अल्फा 0 से π/4 है। ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट बनानी है। जैसे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात आती है, दिमाग में किसका ख्याल आता है, किसका? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, डायरेक्टर सर्कल का। तो हमें इसका डायरेक्टर सर्कल निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसके डायरेक्टर सर्कल में जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही निकाल पाएंगे, उतनी ही जगह से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो सारा फोकस किस पे होगा, डायरेक्टर सर्कल पर। तो सबसे पहले जो आपके पास ये हाइपरबोला गिवन है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाते हैं, ऐसा। और यहां पर अल्फा कितना गिवन है, 0 से π/4। क्लियर बच्चों, a स्क्वायर b स्क्वायर आपको दिख रहे हैं? हाँ, देखो क्या होता है इसके लिए, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन याद है किसी को? याद है बच्चों? हाँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ये है, बी स्क्वायर की जगह ये रहा। क्लियर है? सिर्फ हाइपरबोला में ऐसी समस्या होती है बच्चों, वरना अगर आप इलिप्स की बात करें, आप सर्कल की बात करें, पैराबोला की बात करें, सब पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं डायरेक्टर सर्कल पर। लेकिन यहां एक कंडीशन होती है, इधर दो स्क्वायर का सम है, तो इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। ये क्या बन गया, cos 2 अल्फा बन गया। तो cos 2 अल्फा जितने पॉइंट्स पर पॉजिटिव होगा उतने ही पॉइंट्स अवेलेबल होंगे जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ हो। यहां पॉजिटिव वाला पंगा फंस जाता है, और जगह नहीं फंसता, और जगह सब जगह इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। यहां पर ऐसा होता है हाइपरबोला के केसेस में, हमें चेक करना पड़ता है कि कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहां क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये नेगेटिव भी हो सकता है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो cos 2 अल्फा आ गया, अल्फा कितना है 0 से π/2, तो 2 अल्फा कितना होगा 0 से π/2। 0 से π/2 मतलब कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब सर्कल बन गया। सर्कल बन गया तो एक सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं जहां से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना सकते हैं बच्चों। क्लियर है? होपफुली आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। हाइपरबोला के केसेस में ऐसा होता है, बाकी सब में इनफाइनाइट आंसर होता है। क्या समस्या है यहां पर, एक बार और वापस बता देता हूं। यहां पर ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आती है, तो यहां a ग्रेटर देन बी होगा तभी जाकर पॉइंट्स होंगे। अगर a छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, दो स्क्वायर का सम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो केवल यहां पर ही होता है हाइपरबोला में, तो ध्यान रखें इसको। क्लियर बच्चों? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पैरेलल कोर्स विद ग्रेडियंट m, ग्रेडियंट मतलब उसका स्लोप m है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जानते होंगे आप लोग, थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने कौन की, कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा। सही है? क्या बोला है, लोकस निकालना है किसका, पैरेलल कोर्स का। एक कोड बना लो, ये एक कोड बना ली मैंने PQ। इसका स्लोप के बारे में बोला उसने, हाँ इसका स्लोप m है। किसका लोकस बताना है, इसके मिड पॉइंट का। ये मिड पॉइंट है, तो जिसका भी मिड पॉइंट, जिसका भी लोकस बनाना होता है उस पॉइंट को आप क्या बोल देते हैं, h कोमा के। क्लियर है? और m क्या, एक गिवन क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे ही कोड का मिडिल पॉइंट आता है, क्या ख्याल आता है दिमाग में, क्या आप इस कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? हाँ। कैसे? सबके लिए कॉमन है, इक्वेशन ऑफ PQ, T इक्वल्स टू S। कोड का अगर मिडिल पॉइंट पता है तो डायरेक्ट दिमाग में पहला ख्याल ये आता है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, T इक्वल्स टू S1। T लिखो इसके लिए, T कैसे लिखोगे, XY को किससे रिप्लेस करते थे, XY1 प्लस X1Y डिवाइड बाई 2 माइनस C स्क्वायर, ये T हो गया। S1 मतलब पॉइंट पुट करना था उसमें, किसमें, इसके अंदर, कितना हो जाएगा, X1Y1 माइनस C स्क्वायर। C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया। यहां पर x1 y1 की जगह क्या डाल दोगे, मिडिल पॉइंट h और k पुट कर दो। यहां पर कितना हो जाएगा, k x प्लस एच वाई अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, h और k। तो यहां से कितना हो गया, के एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2hk। क्या इसका स्लोप गिवन है क्या, हाँ स्लोप गिवन है m, तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन आ गई। स्लोप निकाल सकते हो आप इसका, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लोप m इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब कितना हो गया, माइनस k/h। ये क्या हो गया, ये तो इक्वेशन बन गई h और k में, क्योंकि m तो गिवन था, यही तो बताना था अपन को। तो अब k को किससे रिप्लेस कर दो, y से, और h को x से। तो क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू माइनस के को किससे, y से, h से x को। तो क्या आंसर आ गया, mx प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये लो यार, ये तो बढ़िया बात हो गई, तुरंत इक्वेशन बन गई। m क्या था, गिवन था, क्या आंसर हो गया, mx प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। देख पा रहे हैं क्या, mx प्लस वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों? कहीं भी कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछो। सही है? तो इस तरीके से ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। जैसे ही कोड का मिड पॉइंट आया, दिमाग में यही ख्याल आना चाहिए, t इक्वल्स टू S1, पहला ख्याल ही यही बनता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक टेंजेंट है 1,7 इस कर्व पर, जो इस सर्कल को टच करती है।
तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है? टच द सर्कल एट, ओके, सर्कल को किस पॉइंट पर टच करेगी? टेंजेंट किस पर है? 1,7। क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसको चेक कर लो, यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x की जगह 1 डालो, y की जगह 7, 1 = 1। हाँ, कर्व पर है, कर्व पर होता है, पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, टेंजेंट आराम से निकाल सकते हैं। वो क्या है? इसकी भी टेंजेंट है, ठीक है, इसकी भी टेंजेंट है। तो आपको क्या बताना है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? डायरेक्ट यूज कर ले, x(x1), y को कैसे रिप्लेस करोगे? y + y1/2, और कांस्टेंट को हम बिल्कुल एज इट इज रखते हैं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। x1 की जगह क्या डालोगे? 1, y1 की जगह 7 - 6, तो कितना हो गया बच्चों? ये 2x, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y + 7 - 12, तो क्या इक्वेशन आ गई? 2x - y, और ये कितना हो गया? -5, इसको इधर ले आओ, +5 = 0। अब देखो क्या बोला है, ये जो इक्वेशन 1 है वो एक सर्कल है, इसकी टेंजेंट है, तो ये पॉइंट आपको बताना है P, ये आपका टारगेट है। ये इक्वेशन आ गई। अब बच्चे क्या करेंगे इसमें? सुनो ध्यान से। वो सर्कल आपको गिवन है क्या? हाँ, सर्कल की इक्वेशन पता है हमें, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें कि सर हमें पता है ये सेंटर है, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, 90 होगा, तो आप फुट बता दो, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो क्या होगा? P होगा। ठीक है, बात मान ली, लेकिन C तो है ही नहीं। फिर बच्चे बोलेंगे कि सर C निकालना है, तो सर्कल में तो एक ब्रह्मास्त्र चलता है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालो, रेडियस के इक्वल है, तो वहां से C भी आ गया। लेकिन बच्चों क्या ज्यादा लेंथी नहीं हो गया क्वेश्चन? बिना C निकाले ये काम कर सकते हो क्या आप? सोचो थोड़ा सा। सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल करोगे, C आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन कितनी टफ हो गई। परपेंडिकुलर डालोगे, वो भी C की फॉर्म में आएगी और रेडियस भी C की फॉर्म में होगी, तो क्वेश्चन काफी लेंथी नहीं हो गया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया सॉल्व करने में? क्या कोई कर सकता है इसको बिना C निकाले? कर सकते हैं। कैसे? सुने ध्यान से, ध्यान से सुने। मैं लाइन और कर्व दोनों को सोल्व करता हूं आपस में, उसको सोल्व करने से P आएगा ना? पूरा सोल्व नहीं कर पाऊंगा फिर भी मैं, क्योंकि वहां पर C है। मैं लगाऊंगा थोड़ा सा दिमाग, ध्यान से सुनना क्या दिमाग लगाता हूं। ये x² एज इट इज, y की वैल्यू 2x + 5 यहां डाल दी मैंने, 16x एज इट इज, y की जगह डाल दिया मैंने 2x + 5 + c = 0। ऐसे ही बच्चों होल स्क्वायर है, ओपन करें, x² कितना हो गया? 4x², 10 20x + 25। क्लियर बच्चों? ये आगे वाला भी लिख देते हैं, 16x + 24x + 60 + c। अभी कोई सोल्व थोड़ी नहीं होगा, यहां लगाएंगे हम दिमाग। आपको पता है इस लाइन को और कर्व को सोल्व करने से जो रूट आएगा वो क्या आएगा? x1। और क्या दोनों रूट सेम होंगे क्या? हाँ, दोनों रूट सेम होंगे यार, d0 आता है, हमें पता है ऐसा करने से। तो दोनों रूट सेम होंगे, और दोनों रूट क्या होंगे? x1 ही होंगे। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर यहां से क्या सम ऑफ रूट्स लिख लूं क्या? हाँ, सम ऑफ रूट्स लिख लो, क्योंकि कांस्टेंट के साथ समस्या है। सम ऑफ रूट्स में तो किसकी जरूरत पड़ती है? -b/a, x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट, उसमें थोड़ी नहीं जरूरत है, और वो तो दोनों पता है मुझे। ठीक है, तो कितना हो रहा है? ये तो हो गया 5x², और x में क्या कितना कितना है अपने पास? 16 और 24, कितना हो गया? 40 और 20 60x हो गया। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, सम ऑफ रूट्स निकालना चाह रहा हूं मैं। x1 + x1 दोनों बराबर है, कितना हो गया? -60/5 -12, तो 2x1 -12, तो x1 कितना आ गया? -6। ये देखो बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। हर बच्चा इसको ऐसे करता है कि पहले C निकालता, और C निकालने में वो उलझ जाता है कैलकुलेशन में। बिना C निकाले मैंने आपको डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बता दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। क्या करा मैंने? लाइन की इक्वेशन को कर्व में पुट करा, उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता, फिर मैंने बोला कि d0 होगा, रूट्स बराबर होगा, तो मैंने सम ऑफ रूट्स -b/a यूज करा, तो x1 कितना आ गया? -6। x1 -6 कहां डाल दो? इस लाइन में -6 डालो, कितना हो रहा है? -12 -y + 5 = 0, तो y कितना आ गया? -7। तो आंसर क्या हो गया? -6 -7, -6 -7 मतलब 4th आंसर हो गया। आया बच्चों समझ में?
क्वेश्चन आसान है लेकिन हमने उसको और आसान बनाया है। अगर आप उसी से करते सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। आया बच्चों समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें किस तरीके से हमने इसको डील करा। आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस काफी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। काफी बड़ा सा लग रहा है। ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन ऐसे हैवी होते हैं, लैंग्वेज को अच्छे से समझना होता है और एक रफ डायग्राम बनाकर सारी चीजें उसमें आपको प्लॉट करनी रहती। चलो क्या बोल रहा है? दो स्क्वायर है ABCD AEFG, साइड 4 और 2 है। ठीक है, अच्छी बात है। दो स्क्वायर बना देंगे, दोनों में A कॉमन आ रहा है। पॉइंट E इज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। धीरे धीरे बनाते चले क्योंकि सारा एक साथ पढ़ लेंगे तो फिर बना नहीं पाएंगे। चलो बनाते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ध्यान से देखिएगा। ABCD, ये लो एक स्क्वायर बना दिया और इस स्क्वायर का साइड कितना है? 4। ये 4 हो गया। क्लियर बच्चों? क्या बोल रहा है आगे? E इज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। E कहीं यहां पर पॉइंट है, ले लिया। क्लियर बच्चों? एंड दिस पॉइंट F ऑन द डायगोनल AC। ये डायगोनल AC है और यहां पर कई पॉइंट है F। अब सुनो ध्यान से, F पॉइंट मुझे लेना है और AEFG मुझे स्क्वायर बनाना है, तो डेफिनेटली पॉइंट जो लूंगा ऐसे लूंगा, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर करके। सही बात है। ये कौन सा पॉइंट लिया मैंने? कहां गया? ये रहा F। तो G कहां पर आएगा? अब ऑब्वियस सी बात है, G तो यही आना है। अब इसकी लेंथ कितनी गिवन है? इसकी लेंथ आपको शुरू में 2 गिवन है, तो ये सब 2 हो गए। सही बात है, बिल्कुल सही बन रहा है। मेन काम फिगर बनाना ही है। आगे बढ़ते हैं। देन द रेडियस R ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस, कौन सा सर्कल भैया? पासिंग थ्रू द पॉइंट F से पास होना चाहिए, मतलब यहां से पास होने वाला चाहिए। ठीक है। एंड टचिंग द लाइन सेगमेंट BC एंड CD। BC और CD को टच करना चाहिए और F से पास होना चाहिए। सोच पा रहे हैं क्या कौन सा सर्कल होगा? ऐसा कुछ, ये देखो। सही बनाया? बिल्कुल। F से पास हो रहा है और दोनों साइड्स को टच भी कर रहा है। ठीक है। इसकी रेडियस क्या है? R। तो आपसे ऑप्शंस में पूछा है कि R इनमें से कौन से को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, सेंटर यहीं कहीं होगा, बिल्कुल सिमेट्रिसिटी से आप बता सकते हैं। मैंने इसको यहाँ ज्वाइन करा 90, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ ज्वाइन करा 90। ये रेडियस हो गई R, ये R हो गया। सही है। ये स्क्वायर बन गया ना, तो आप बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन गया। तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? √2R। हुई नहीं हुई? ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी R हुई नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना आता है? ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना आ गया? 2√2। तो इस पर सारी लेंथ आ गई क्या? ध्यान से देखो, AC पर सबसे पहले यहां से यहां तक की लिखी मैंने, कितना आया? 2√2। फिर यहां से यहां तक का लिखा, कितना आया? R। फिर यहां से यहां तक का लिखा, कितना आया? √2R। और ये पूरा किसकी इक्वल है? स्क्वायर के डायगोनल के। स्क्वायर का 4 है तो स्क्वायर के डायगोनल क्या हो गई? 4√2। ये लो, आगे R में रिलेशन। बस अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो चलो कर लेते हैं सिंप्लीफाई भी। 2√2 को इधर भेजो, ये R प्लस √2R इधर ही रहने दो। 4√2 में से 2√2 गया तो कितना हो गया? 2√2। अब देखो, अब आप डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि देखो ऑप्शन में कहीं भी रूट की टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। तो ऐसे स्क्वायर करना है कि रूट भाग जाए। तो अपन ने क्या करा? थोड़ा दिमाग लगाया, इसको उधर ले गए, √2 कॉमन ले लो। कितना आ गया? 2 - R। अब दोनों साइड क्या करो? स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा? R²। ये 2 हो गया। इसका स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो कितना हो गया? 4 + R² - 2R। सही है। ओपन कर लो, ये हो गया 2R²। इसको उधर भेज दो, कितना हो गया? R²। ये यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास? इस तरीके से ये यहां पर 2 है और ये यहां पर 4R आ रहा है ना। 2AB की टर्म है ना, तो 4R आएगा। इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? -8R। और ये 8 है +8। यही आ रहा है। देखो ध्यान से, दोबारा बता देता हूँ। 2R² था, उसको उधर ले गया, R² हो गया। ये -8R था, ये लिखा हुआ है, और ये +8 था। तो क्या रिलेशन आ गया? R² - 8R + 8 है क्या? ऐसा कुछ बिल्कुल है, क्यों नहीं? क्लियर बच्चों? तो ज्योमेट्री में क्वेश्चन देखने में ऐसे हैवी लगते हैं, एक एक लाइन पढ़े, आराम से फिगर बनाए,
थोड़ा फिगर जो बनाए साफ सुथरा बनाए। बच्चों की आदत होती है एक छोटे से फिगर में बहुत सारी चीजें लिख देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसको काट देते हैं। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाए, अच्छा बनाए, साफ सुथरा बनाए, ताकि आप सारी चीजों को उसमें देख पाए। क्लियर है बच्चों? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलिप्स आ गया, 3x + 4y = 12√2 इज ए टेंजेंट टू द इलिप्स। ये इसकी टेंजेंट है ना। देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ठीक है, इलिप्स है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, इलिप्स है, वो उसकी टेंजेंट और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बताना है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब 2AE या 2BE भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ए की वैल्यू क्या आती है। अगर ए की वैल्यू बड़ी आती है इधर से तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा 2AE, अगर बी बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा 2BE। तो सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? आपको पता है ये इसकी टेंजेंट है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा होगा आपने इलिप्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C² = A² m² + B², कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई भी अगर टेंजेंट है इस इलिप्स की तो इस कंडीशन को वो फुलफिल करेगी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को y = mx + c की फॉर्म में लेकर आए। कितना हो गया? 4y = -3x + 12√2। y कितना हो गया? -3/4x, 4 को डिवाइड में डाल दिया, 4 को डिवाइड में डाला तो कितना हो गया? 3√2। तो ये क्वांटिटी क्या आ गई? m। ये क्वांटिटी क्या आ गई? c। हो गया ना, y = mx + c यहाँ डाल दे तो m हो गया -3/4, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर 9 और 16। कैलकुलेशन देखें आप लोग ध्यान से, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। A² तो A² है ही सी। ओके, अच्छा हमने यहाँ पर c का वैल्यू डालना था, हमने m का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दो इसको। c का वैल्यू क्या है? ये वाला है, ये है ना c। तो 3√2, 3√2 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 × 280। सही है, A² एज इट इज, m² क्या होगा यहां से? 9/60 प्लस B² तो पता है हमें कितना है? B², 9। सही है, इसको इधर लाओ, 18 - 9 9 हो गया। A² 9/16, 9 से 9 कट गया, A² कितना आ गया? 16। तो A कितना आ गया? 4। क्या B से बड़ा आया? क्या बिल्कुल A बड़ा आया है B से। मतलब फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2AE। टारगेट क्या है अब? E बताना। E के लिए क्या फॉर्मूला होगा? 1 - B²/A², क्योंकि A क्या आया? बड़ा आ गया B से। A कितना आ रहा है? A आ रहा है आपके पास 4 और B कितना आ रहा है? 3। सही है बच्चों, तो कितना हो गया? 1 - B²। कहाँ गया B²? ये रहा 9, और A² कितना? 16। 9 - 16 कितना आ गया? ये 16, एलसीएम ले लो, 7/16। E कितना आ गया? √7/4। बताना क्या? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगी? 2AE। A कितना है? कहाँ गया A? वापस घूम गया, ये रहा। A का है 4, E कितना है? √7/4। 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया? 2√7। सही है, पहले देखें ऑप्शन में मिलेगा नहीं मिलेगा, वरना कहीं कैलकुलेशन में झोल तो नहीं कर दिया हमने। देखते, 2√7 मिल गया, ये रहा, देखो। क्लियर है? तो कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बट यूं भी नहीं कह रहा हूं कि धीरे धीरे चलना है, उधर घड़ी चल रही है बराबर हमारी। सही है बच्चों? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। y = mx + 4 इज ए टेंजेंट ऑफ दिस एंड दिस। कॉमन टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कॉमन टेंजेंट का आपको एकदम परफेक्शन होना चाहिए। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे। y² = 4x, इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन आती है आपको? हाँ बिल्कुल, y = mx + a/m। a कितना है? 1। y = mx + 1/m। और ऑलरेडी टेंजेंट की इक्वेशन तो दे रखी है बच्चों, क्या कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, y की जगह y, x का कोफिशिएंट m, यहाँ भी m, और यहाँ पर 1/m की वैल्यू कितनी है? 4। तो 1/m 4 के इक्वल हो गया बच्चों, तो m यहाँ से निकल के कितना आ गया? 1/4। सही है, तो डायरेक्ट डाल दो यहाँ m की वैल्यू कितनी? 1/4। ये m की वैल्यू 1/4 डालूंगा तो 4 ऊपर चला गया ना। हाँ, कितना हो गया है? 4 एलसीएम ले लो, 4y x + 16। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई? किसकी आ गई भैया? पैराबोला पर टेंजेंट की आ गई। अब यही टेंजेंट किसकी है? यही टेंजेंट है हमारे इसकी, दूसरे पैराबोला की। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? जब ये इसकी टेंजेंट होगी
तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा y की, तो d क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉमन टेंजेंट में आपको यूज करना है। किसी एक की टेंजेंट लिख लो फॉर्मूले से, उसको दूसरे में पुट कर दो, दूसरे कर्व में, और क्या बोलोगे, d 0 हो जाएगा। तो इसको पुट कर दो उधर और d को क्या कर दो 0, तो क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2by, y की जगह क्या पुट करोगे, x प्लस 16/4, x प्लस 16/4, ऐसा। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते। तो कितना हो गया, 1 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, इसको उधर भेज दो, 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, उसको भी इधर भेज दो, माइनस bx, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 16b इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई। इसका क्या कर दोगे, d 0 कर दो, d 0 कर देते, कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो इंटू 16, b इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा। b कॉमन ले लो, b प्लस कितना हो गया, b कॉमन ले ला तो 64 इंटू 2 128, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और माइनस 128। क्या b 0 हो सकता है कि नहीं, फिर तो पैराबोला ही गायब हो जाएगा, तो b आ रहा माइनस 128, है क्या ऐसा कुछ, बिल्कुल ऑप्शन 3। क्लियर है बच्चों। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफी बार पूछा गया है, ट्रेंडिंग में है कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन करने का। ये बेस्ट तरीका है, एक का टेंजेंट लिखो, दूसरे में डाल के d 0 कर दो, तुरंत आंसर आपके पास आ जाएगा। आपने PYQ किए होंगे तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं कॉमन टेंजेंट के। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ द कर्व, दो कर्व गिवन है, कौन से कर्व है देख पा रहे हो क्या, हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई है नहीं, दोनों क्या गिवन है, सर्कल गिवन, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो आपको लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है के की। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के कुछ तरीके हैं, अपन बेस्ट तरीके पर आते हैं। एक तरीका तो क्या है, एक तरीका यह है, बच्चे लगाते हैं C1 C2 R1 प्लस R2, बट मुझे नहीं पता एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली, तो फिर वो ये भी लगाएंगे, दोनों से फिर आंसर निकालेंगे, और फिर बोला है कि के की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ, तो फिर उनमें देखेंगे लार्जेस्ट क्या है। क्या मैं बिना कंडीशन लगाए सोच सकता हूं क्या, कैसे करूं बिना कंडीशन लगाए, हाँ सोच सकते हैं। कैसे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, कौन सा, रेडिकल एक्सेस वाला। क्या कॉन्सेप्ट है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हो या इंटरनली टच कर रहे हो, डजंट मैटर, बस टच कर रहे हैं, तो S1 माइनस S2 करने से क्या आती है, इससे आपके पास आ जाएगी उनकी टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। हमेशा काम करेगा, एक्सटर्नली टच करे या इंटरनली टच करे कोई मतलब नहीं है, ऐसा करने से कॉमन टेंजेंट आ गई, बिल्कुल आ गई। तो सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों को, ये पूरा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस S2 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस k इज इक्वल टू 0। ऐसा सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस का 6x, यहां से कितना आ रहा है, प्लस का 8y, सही है। और क्या आ रहा है कांस्टेंट में, यहां से 8 आएगा, यहां से आएगा माइनस का 16, तो 8 माइनस 16 माइनस 8 हो गया, और प्लस का k हो गया। ये क्या आ गई, कॉमन टेंजेंट। ये टेंजेंट किसकी, दोनों सर्कल की। अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल। तो ये वाला ले ले सर्कल, कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसका सेंटर और रेडियस दोनों पता है, वहां k है, इस वजह से दिक्कत आएगी। सेंटर कितना आ रहा है, यहां से x का कोफिशिएंट -6, आधा करके माइनस से मल्टीप्लाई 3,0, रेडियस कितना आ गया, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c 1। तो 3,0 से मैं इस पे परपेंडिकुलर डालू तो किसके इक्वल आएगा, 1 के। चलो डालते हैं, तो 3 पुट करूंगा मैं इसमें, तो कितना आ गया, -18, 0 पुट करा तो 0, ये कितना हो गया, -8 प्लस के अपॉन में रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 हो गया, किसके इक्वल है, 1 के। तो कितना आ गया, मोड ऑफ k माइनस 26 इज इक्वल टू 10, मोड हटाओगे प्लस माइनस आएगा, तो कितना हो गया, प्लस माइनस 10। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस लोगे तो 36, माइनस लोगे तो कितना हो गया, 16। तो लार्जेस्ट कौन सा है, 36।
सही है बच्चों, तो 36 आंसर आ गया आपका। कोई डाउट इसमें नहीं है? हमने क्या करा, सब कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने थोड़ा दिमाग लगा के करा, और ना आपको 2 कंडीशंस करनी पड़ती, 2 बार सोल्व करना पड़ता, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखें बच्चों। बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कल है, रेडियस 2 यूनिट का, पासेस थ्रू द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। थोड़ा बना लेते हैं वापस, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और बना के चलते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x वाला है, ध्यान से देखना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x वाला है। ये लो पैराबोला बना दिया। सेंटर क्या है, सॉरी वर्टेक्स क्या है, 0,0। 4a 2 के इक्वल है, तो a कितना हो गया 1/2, तो फोकस कितना हो गया 1/2,0। क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जो कि इन दोनों से पास हो रहा है। बनाए एक सर्कल जो इन दोनों से पास हो रहा है, ऐसे बना सकते हैं आप। ये लो, ये एक सर्कल है जो इन दोनों से पास हो रहा है। कितनी रेडियस का, 2 रेडियस का। सेंटर कहां पर आएगा, हमें पता है जो सेंटर आएगा वो कहीं इसके ये कोड है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये वाला क्या है, ये पैराबोला है क्या? हाँ, x - 1/4 का होल स्क्वायर, अल्फा को उधर भेज दो, तो यहां से आप वर्टेक्स निकाल पा रहे हैं। इसका वर्टेक्स क्या आ रहा है 1/4 अल्फा, ये आ रहा है, और अल्फा पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वर्टेक्स आएगा। और कैसा बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला, मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा। अच्छा, तो ये तो एक अच्छी बात होगी, थोड़ा ध्यान से देखो। आपको पता है इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 1/4,0, और इसका कहीं सेंटर जो आएगा वो कहीं ना कहीं इसी लाइन पे तो होगा नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 1/4, और ये वाला इसको टच भी कर रहा है और अल्फा पॉजिटिव है, तो मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूं कि ये पैराबोला यहां से पास होगा। यही चीज पकड़नी थी, यही इंपॉर्टेंट था कि ये मैंने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो ये पैराबोला यहीं से पास होगा। क्लियर है? पूरा गेम फिगर का है, जैसा शुरू से बोल रहा हूं, साफ सुथरा फिगर बनाओ। ओके, तो रेडियस कितना हो गया, सेंटर यहीं के पकड़ ले, ये रेडियस हो गया 2। ठीक है, ये लेंथ आप निकाल सकते हैं, हाँ ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 2 है और ये 1/4 है। तो इसको सेंटर को C बोलूं मैं, तो पाइथागोरस से ये लेंथ निकालोगे तो कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 माइनस 1/16, कितना हो गया 64, रूट 63/4। इसमें क्या जोड़ दो, रेडियस जोड़ दो 2, तो रूट 63/4 में रेडियस जोड़ दो 2। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है क्या 1/4 अल्फा, मतलब ये पूरी लेंथ किसके इक्वल है, अल्फा के। डायरेक्ट कहां से पता लगा, अच्छे से फिगर बनाया वहां से पता लगा। अब 4 एलसीएम ले लो, कितना हो गया रूट 63, ये हो जाएगा 4 अल्फा, ये 8 हो गया, उधर भेज दो। तो ध्यान से देखो, अरे ये तो वही बन गया जो चाहिए था अपन को। इसका होल स्क्वायर कर दो, 4 अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 63, डायरेक्ट आंसर आ गया 63। आया समझ में बच्चों? तो ज्योमेट्री में सारा गेम है फिगर बनाने का, अच्छा सा साफ सुथरा फिगर बनाओ उसमें, ताकि आपको ये सब चीजें दिखाई दे, वरना ये क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा लेंथी कर देते। लेकिन ये देखो कितनी आसानी से हो गया, मुश्किल से 2-3 लाइनें लिखी। क्लियर बच्चों? तो होपफुली आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा, और ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनिक सेक्शन। ये सारी क्वेश्चंस आप अच्छे से गो थ्रू करें, ताकि और क्वेश्चंस आपको लगाने में इसमें मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आप हमसे जुड़े रहिए। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका केमिस्ट्री का, इक्विलिब्रियम का। तो बिल्कुल आप उस सेशन को भी एंजॉय करेंगे, उसको भी आप लास्ट तक अटेंड कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जेईई मेल का टॉपिक है इक्विलिब्रियम, और फर्स्ट क्वेश्चन है The solubility product of silver bromide is 5 into 10 to the power minus 13. The quantity of potassium bromide mass taken बोल दिया है to be added to 1 liter of 0.05 molar solution of silver nitrate to start the precipitation of AgBr. तो AgBr का precipitation start करने के लिए quantity of potassium bromide कितना चाहिए minimum, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, एक्चुअली हमारे पास में है 0.05 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर के अंदर पूरा डिसोसिएट हो जाता है। अगर हमारे पास 0.05 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है तो इट विल गिव एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ
Ag पॉजिटिव एंड नाइट्रेट आयन, हमको ये मिलेगा। ओके तो यानी कि KSP जो है, या तो जो पोटेशियम ब्रोमाइड यानी Br नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, या तो जो KSP के थ्रू निकल कर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव उससे ज्यादा हो जाए, नहीं तो मिनिमम उतनी रहे। तो अगर उतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव रहेगा तो वहां से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या है, बस KSP को इक्विवेलेंट करना है इसके। KSP ऑफ AgBr इज इक्वल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव। KSP अपने को दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻13 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव है 0.05, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव। तो वो आ जाएगा 10⁻11, तो ये इतना आ रहा है, ये आ गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव। अब हमें चाहिए मास, तो जो क्वेश्चन है उसे मास के टर्म्स में पूछा गया है। तो मोलर मास ऑफ AgBr हमसे बोला जा रहा है 120 ग्राम पर मोल है, और जो भी क्वांटिटी है उसको 1 लीटर में ही डाला जा रहा है। तो इसका मतलब अगर यहां से निकाला जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास अगर कर देंगे तो मास ऑफ KBr रिक्वायर्ड आ जाएगा कि KBr कितना मास रिक्वायर्ड है। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड मास ऑफ KBr, वो निकल कर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने को चाहिए 10⁻11 और मोलर मास है 120, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻9 grams. So the correct answer for this question should be this, option 3, 1.2 इंटू 10⁻⁻9 grams. ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द solubility product of magnesium hydroxide is 10⁻11 at which pH will Mg2 positive ion start precipitation in the form of magnesium hydroxide from a solution of 0.001 molar Mg2 positive ions। तो क्वेश्चन मोर और लेस वैसा ही है जैसा पिछला वाला था, बस यहां पर उन्होंने क्या है कॉन्सेंट्रेशन ना पूछकर पीएच पूछ लिया है। तो यहां पर भी क्या करना है, KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोलाइज होगा ये डिसोसिएट होगा इस फॉर्म के अंदर Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH माइनस। तो KSP बनेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस का स्क्वायर। तो KSP है 1 इंटू 10⁻⁻11, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव दे दिया गया है 10⁻³ ये Mg2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है, दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मोलर, और यहां से निकल कर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो ये आ रहा है 10⁻8 इज इक्वल टू OH नेगेटिव स्क्वायर। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव निकल कर आ गया है 10⁻⁻4। तो पता है हमें अगर OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻4, तो यहां से POH निकल कर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4, दिस इज इक्वल टू 4। और न्यूट्रल मतलब एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर पानी के लिए देखा जाए तो जो pH प्लस POH होता है वो 14 होता है। तो यहां से pH निकल कर आ जाएगा 14 माइनस 4, तो वो आ जाएगा 10। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10। सो द ऑप्शन 3 इसके लिए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एक वीक एसिड है कोई HQ, उसका 3 चल रहा है। द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka फॉर द एसिड। तो इस एसिड के लिए Ka की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो एक वीक एसिड के लिए जब हम बात करते हैं, जैसे सपोज HQ हमें दिया जा रहा है, तो HQ होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव। T इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं मानता हूं कॉन्सेंट्रेशन C है इनकी और इनकी 0 0 है,
T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर ये हो जाएगा C माइनस सी अल्फा, H पॉजिटिव भी हो जाएगा C अल्फा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q नेगेटिव भी इक्विवेलेंट टू होगा C अल्फा। अब यहां से क्या निकलेगा कि अगर pH ऑफ 0.1 मोलर, यानी कॉन्सेंट्रेशन तो हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है 0.1 मोलर और pH उसका 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर pH 3 है तो यहां से निकल कर आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव जो होगा वो 10⁻³ मोलर होगा। और यहां से हमें क्या दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव जो होगा वो C अल्फा के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C अल्फा की वैल्यू हो गई है 10⁻³ C अपने कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10⁻³ और अल्फा यहां से निकल कर आता है 10⁻²। तो अल्फा हमें निकल कर आ गया और कॉन्सेंट्रेशन पहले से पता है। अगर यहां से देखा जाए कि Ka की वैल्यू क्या होगी, तो Ka जनरलाइज वे में हम ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q नेगेटिव, यानी कि C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये C कट जाता है, 1 माइनस अल्फा कैन बी टेकन इक्विवेलेंट टू 1, क्योंकि अल्फा जो है वो बहुत छोटी वैल्यू होती है। सो 1 माइनस अल्फा कैन बी टेकन इक्वल टू 1 यूनिटी। तो यहां से निकल कर आता है कि Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो अगर मैं ये C और अल्फा के लिए सब्स्टिट्यूट करता हूं तो Ka इज इक्वल टू हो गया है C अल्फा स्क्वायर, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, तो ये आ गया है 10⁻⁻5। तो Ka जो होना चाहिए इसका वो होना चाहिए ऑप्शन 2, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁵। ओके, अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3 इफ Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर x वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर ये क्वेश्चन हमें दे रखी है तो अब मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन है Kp Kc की, तो यहां से क्या निकल कर आता था कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng, वो ये होता है। और डेल्टा Ng होते हैं चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के दौरान कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस में चेंज आ रहे हैं वो डेल्टा Ng होता है। तो डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोडक्ट साइड में कितने हैं माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि गैसियस साइड में नंबर ऑफ गैसियस, प्रोडक्ट साइड के अंदर गैसियस मोल्स कितने हैं 1, और रिएक्टेंट साइड के अंदर गैसियस मोल्स कितने हैं 1.5। तो यहां से ये वैल्यू निकल कर आ जाती है -0.5 या फिर -1/2 के इक्वल भी कह सकते हैं। तो यहां पर जो x है वो बेसिकली डेल्टा Ng है। तो डेल्टा Ng यहां पर कितना निकल कर आया -1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कुछ नहीं बताना, हमें यही बताना था कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng, बस उसमें x की वैल्यू उसके इक्वेट करनी थी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -1/2, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी Kp Kc के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो द वैल्यू ऑफ Kp अपॉन Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एट 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली। इन्होंने RT इज इक्वल टू बोल दिया है कि 24.62 dm³ ATM पर मोल के बराबर हमें लेना है। तो इसके अंदर क्या है कि फिर से वही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। तो यहां से क्या निकल कर आ गया कि Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू हो गया RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। तो एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशंस के लिए डेल्टा Ng निकाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा Ng जो है वो आ जाएगा 0, क्योंकि यहां पर भी दो गैसियस मोल्स हैं 2NO है और इधर भी दो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं N2 और O2। तो यानी कि 2 - 2 डेल्टा Ng इसके लिए तो आ रहा है 0। तो इसका मतलब RT
रेज टू द पावर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या निकल कर आ जाएगा कि इस इक्वेशन के लिए जो फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है इसके लिए Kp अपॉन Kc की जो वैल्यू है वो है 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए बनेगा डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, यहां पर गैसीय रिएक्टेंट साइड में एक मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड के अंदर 2 मॉलिक्यूल हैं, तो डेल्टा एन जी यहां से निकल कर आएगा 1। तो इसका मतलब आर टी रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू, इन्होंने बोला हुआ है कि आर टी की वैल्यू हमें लेकर चलनी है 24.62। तो यहां से Kp अपॉन Kc की वैल्यू बन जाएगी 24.62। थर्ड इक्वेशन के लिए जो डेल्टा एन जी है वो बन जाएगा प्रोडक्ट साइड के अंदर 2 गैसियस मॉलिक्यूल्स है, 2 अमोनिया के, और रिएक्टेंट साइड में 4 हैं, तो 2 माइनस 4 तो ये बनता है -2। तो इसका मतलब आर टी रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 24.62 का स्क्वायर। तो जो Kp अपॉन Kc है इस इक्वेशन के लिए वो बनेगा 1 अपॉन 24.62 का स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में सारी वैल्यूज करेक्ट हो सकता है, दे रखी हूं। तो पहली इक्वेशन के लिए है Kp बाई Kc इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन के लिए है 24.62 और थर्ड इक्वेशन के लिए है 1 अपॉन 24.62 का स्क्वायर। तो ये 1 दिया हुआ है इसमें, दूसरी इक्वेशन के लिए 24.62 दिया हुआ है यहाँ पर, और जो तीसरी इक्वेशन है उसके लिए जो वैल्यू है वो काफ़ी छोटी बनेगी क्योंकि वो डिनोमिनेटर में चल रहा है 24.62 का स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं उसकी वैल्यू 1.65 इंटू 10⁻³ के इक्विवेलेंट आ रही होगी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सॉलिड्स। तो ए और डी जो है वो सॉलिड्स हैं। 2 सॉलिड डिसोसिएट एज फॉलोज। तो ये Kp इज इक्वल टू उन्होंने दे दिया है x_ATM²। डी सॉलिड है वो टूट रहा है C+E के अंदर, वहां पर Kp2 चल रहा है y_ATM²। द टोटल प्रेशर व्हेन द सॉलिड डिसोसिएट साइमल्टेनियसली इज। तो हमें यह बताना है कि अगर ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर जाता है तो इस पूरे के पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना होगा। बोथ द सॉलिड डिसोसिएट साइमल्टेनियसली। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये ए सॉलिड डिसोसिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बी एंड सी, ये गैसेस हैं और ये भी गैस है। डी सॉलिड है, ये डिसोसिएट कर रहा है इनटू C+E, ये भी गैस है, एंड E इज ऑल्सो एन गैस। अगर इस तरीके से देखा जाए, सपोज यहां पर ये P1 अमाउंट ऑफ B प्रोड्यूस करता है। ए जब डिसोसिएट कर रहा है इक्विलिब्रियम पर, अगर ये P1 अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है और यहां से इसके डिसोसिएशन पर E P2 अमाउंट डिसोसिएट कर रहा है, तो C का जो प्रेशर होगा वो होगा P1 प्लस P2, और इसकी वैल्यू भी P1 प्लस P2 के बराबर ही होगी। तो जो टोटल प्रेशर है पूरे के पूरे मिक्सचर का एट इक्विलिब्रियम वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B दैट इज P1, पार्शियल प्रेशर ऑफ C वो P1 प्लस P2 के बराबर है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ E वो P2 के बराबर है। तो यानी कि जो P टोटल है, P टोटल बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P2। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ये है टोटल प्रेशर ऑफ C, जो दोनों के दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से मिल रहा है P1 प्लस P2, और वो है P2। तो यहां से इसका टोटल प्रेशर आ रहा है ट्वाइस ऑफ P1 प्लस P2। अब हमें P1 प्लस P2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ X एंड Y। तो अगर इसकी वैल्यू, मतलब यहां से अगर X निकाला जाए तो वो उसका Kp है, उसकी वैल्यू होगी P1 इंटू P1 प्लस P2, वो इतना होगा, और Y जो होगा वो होगा P2 इंटू P1 प्लस P2, वो इतना निकल कर आएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर कर दिया जाए तो ये आ जाएगा
x प्लस वाई इज इक्वल टू P1 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P2 P1 प्लस P2। तो ये बन जाएगा P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि P1 प्लस P2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x प्लस वाई का रूट पावर 1/2। तो यानी कि P1 प्लस P2 की जो वैल्यू है वो आ गई है x प्लस वाई का स्क्वायर रूट, x प्लस वाई टू दी पावर 1/2। अब मैं इस P1 प्लस P2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं अगर इस जगह पर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई टू दी पावर 1/2। सो जो टोटल प्रेशर बनेगा इस पूरे के पूरे साइमल्टेनियस प्रोसेस का, इक्विलिब्रियम का, तो वो है P1 प्लस P2 का 2 टाइम्स, और वो बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई की पावर हाफ। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर बन सकता है वो ये है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फॉर दिस Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। फिर से वही कंसेप्ट है कि अगर Kp इज इक्वल टू है Kc रेज टू दी पावर डेल्टा एन जी, तो Kp Kc के बराबर कब होगा? जब इस Rt रेज टू दी पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 होगी, और इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी। Rt रेज टू दी पावर डेल्टा एन जी, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। तो इसका मतलब उन सारे के सारे केमिकल प्रोसेसेस के लिए जिनके लिए डेल्टा एन जी 0 है उनके लिए Kp इज इक्वल टू Kc आ जाएगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड के अंदर डेल्टा एन जी बराबर नहीं है, कहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बराबर नहीं है। तो इसमें रिएक्टेंट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट साइड के अंदर भी 2 गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके लिए जो डेल्टा एन जी है वो 0 है, तो यानी कि यहां पर जो Kp है वो Kc के बराबर होगा। इस वाली इक्वेशन के अंदर भी 2 गैसियस मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड में और 2 गैसियस मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड के अंदर, तो यहां पर भी जो डेल्टा एन जी है वो 0 होगा, यानी कि इसके लिए भी Kp और Kc बराबर आ जाएंगे। यहां पर एक NO2 है, एक SO2 है, एक NO है और एक SO3 है, तो यानी कि यहां भी 2 गैसियस मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड में और 2 गैसियस मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड के अंदर, तो यहां भी 2 हैं, यहां भी डेल्टा एन जी 0 है। इसका मतलब इसके लिए भी Kp इज इक्वल टू Kc आ जाएगा। इसमें ये सॉलिड है तो इसको काउंट नहीं करना। रिएक्टेंट साइड में एक गैसियस मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड के अंदर 2 CO हैं, तो इसका मतलब इसका जो डेल्टा एन जी है वो आएगा 1, और इसके लिए Kp इज नॉट इक्वल टू Kc आएगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसके लिए Kp इज नॉट इक्वल टू Kc है, तो आंसर है उसका ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CrOH होल थ्राइस, ये है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CrOH होल थ्राइस विल बी। तो वही KSP के ऊपर बेस्ड है, और यहां पर इस बार हमें यह निकालना है कि इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। ओके, देखते हैं। तो CrOH होल थ्राइस है, डिसोसिएट कैसे करेगा? Cr3 पॉजिटिव एंड 3OH माइनस, इसके लिए जो KSP है वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस का क्यूब। एक स्टैंडर्ड जो बनाते हैं, अगर ये इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 3S होनी चाहिए। तो KSP यानी कि 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, इसकी वैल्यू होनी चाहिए S इंटू 3S का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 27S टू दी पावर 4। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड जो होगा वो 3S होगा, तो हमें पहले यहां से S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो S जो बनेगा वो हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय 27
इसकी पावर 1/4 इज इक्वल टू आ गया है S। तो ये तो आ गई है सॉल्युबिलिटी। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस जो होगा वो है 3S। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाई 27 टू द पावर 1/4। अगर 3 को मुझे अंदर लेकर जाना है तो वो होगा 3 टू द पावर 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 27 टू द पावर 1/4। तो 3 टू द पावर 4 बनेगा 81, ये जाएगा 3 टाइम से, तो 3 इंटू 6, तो ये हो गया है 18 इंटू 10 टू द पावर -31 पूरे की पावर 1/4। तो 18 इंटू 10 टू द पावर -31 टू द पावर 1/4। सो इसका आंसर होना चाहिए 18 इंटू 10 टू द पावर -31 to the power 1/4. So the answer for this question is option 3. Okay. Next question. Next question है 100 ml of 0.1 molar HCl is taken in a beaker and to it 100 ml of 0.1 molar NaOH is added in steps of 2 ml. 2 ml करके उसमें हमने HCl के अंदर NaOH डाला जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि HCl के अंदर NaOH डाला जा रहा है, तो यानी कि धीरे धीरे करके जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस है वो डिक्रीज करेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब स्लोली स्लोली जैसे से करके NaOH इसमें ऐड करा जाएगा तो pH जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो यानी कि जो ग्राफ है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रेजुअली pH इंक्रीज कर रहा हो और जिस समय पर एंड पॉइंट आने वाला होगा वहां पर एक शार्प इंक्रीज होता है जहां से हम एंड पॉइंट निकालते हैं। तो पहली चीज तो ये pH ठीक है, कंटिन्यूसली मेजर किया जा रहा है तो pH इंक्रीज होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स द चेंज इन pH। तो यानी कि जैसे ये वाला ऑप्शन है इसमें हमें साफ दिख रहा है कि NaOH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम एडिशन जो NaOH का बढ़ता जा रहा है, लेकिन pH इन्होंने डिक्रीज करवा दिया है। तो ये वाला ऑप्शन तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर उन्होंने ग्रेजुअल इंक्रीज तो दिखाया है लेकिन इन्होंने इस वाले पॉइंट को दिखाया है कि ये pH 7 होगा। एक्चुअल में जो एंड पॉइंट आता है वो इस लोकेशन पर आता है जहां पर शार्प इंक्रीज आ रहा होता है, जहां पर मैक्सिमम स्लोप आता है ग्राफ के अंदर। तो एंड पॉइंट 7 pH पर मिलेगा और वो इस रीजन में कहीं पर मिलता है। तो ये वाला ग्राफ इसलिए गलत है। ये ग्राफ लीनियर दिखाया है तो हमें लीनियर नहीं मिलता है, हमें इस तरीके से एक कर्व टाइप में ही ग्राफ मिलता है। सो सारी चीज़ों को देखा जाए तो इसमें कर्व भी है, ग्राफ इंक्रीज भी कर रहा है और pH 7 पर इन्होंने एंड पॉइंट भी दिखाया हुआ है और विद द एडिशन ऑफ NaOH जो ग्राफ है वो इंक्रीज करता जा रहा है, pH इंक्रीज करता जा रहा है। तो सारी चीज़ों को मिलाकर जो सही दिया हुआ है वो ऑप्शन 1 में है। हमें क्या क्या देखना था, NaOH के ऐड करने पर जो कॉन्सेंट्रेशन है HCl का वो घटता जाएगा, H पॉजिटिव घटता जाएगा क्योंकि NaOH कंज्यूम होता जाएगा और वो H प्लस कंज्यूम करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस घटेगा, pH बढ़ेगा, ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। तो और pH 7 पर क्योंकि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल बनने जा रहा है, NaCl बनने जा रहा है, तो जो एंड पॉइंट है वो मिलेगा pH 7 पर। तो सारी चीज़ों को मिलाकर ऑप्शन 1 सही बन रहा है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ली चार्टलेस प्रिंसिपल के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन N2O4 2NO, डेल्टा H इसका पॉजिटिव है और डेल्टा Ng जो है वो इसका 0 है, डेल्टा Ng 1 है, डेल्टा Ng इसका 1 है। यहां पर चल रहा है एक N2O4 और यहां पर 2NO चल रहा है, तो डेल्टा Ng इसका 1 है। ओके, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस A और B हमें दिया हुआ है, तो डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। तो इसका जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है, तो यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि प्रोसेस है एंडोथर्मिक, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करवाएंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए हीट देने से रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड साइड में ताकि जो हीट हमने दी है वो कंज्यूम हो सके। तो जो प्रोसेस है वो है एंडोथर्मिक, इसका मतलब हीट देने से जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड जाएगा। तो हीट निकालने से मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने से
जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड आना चाहिए। तो इन्होंने दिया है कि इसकी वजह से अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाता है तो रिएक्शन शुड कम बैकवर्ड, रिएक्शन को रिएक्टेंट साइड में बैकवर्ड आना चाहिए। और प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो नाइट्रोजन क्या है कि इस रिएक्शन में कहीं कंज्यूम तो नहीं हो रहा है, तो नाइट्रोजन को ट्रीट किया जाएगा यहां पर एज इनर्ट गैस। तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस है इस प्रोसेस के लिए। तो हमने प्रेशर तो इंक्रीज करवाया है नाइट्रोजन गैस यानी कि इनर्ट गैस को ऐड करवाकर, पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रखना पड़ेगा, या फिर वो कांस्टेंट अपने आप ही होगा। तो यानी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो सेम इसी जगह पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी। वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट एट दिस चेंज। इस चेंज के दौरान वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये वो वाला केस बन गया जहां पर हम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसके लिए हमें मिलेगा नो चेंज। तो दोनों बातें जिस ऑप्शन में सही बैठ रही हैं, ये है कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड आना चाहिए, यानी रिएक्शन जो है टुवर्ड्स रिएक्टेंट आना चाहिए, और नो चेंज। सो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ Kc इज 64। हमें दे दिया इस रिएक्शन के N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, द वैल्यू ऑफ Kc। तो इस वाली इक्वेशन के लिए Kc क्या होगा? तो इन्होंने इसमें दो चेंजेस किए, अगर हम ध्यान से देखें। एक तो रिएक्शन को रिवर्ट कर दिया गया है, मतलब फ्लिप कर दिया गया है, अमोनिया रिएक्टेंट साइड में आ गया प्रोडक्ट से, और जो N2 और H2 है वो चले गए प्रोडक्ट में। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि नया जो Kp या Kc होता है वो पहले वाली इक्वेशन के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकेट हो जाता है, रिवर्स में 1/Kp या Kc हो जाएगा। दूसरा साथ में ये चल रहा है कि इन्होंने उसको हाफ से डिवाइड भी कर दिया है, यानी कि उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सबके हाफ हो गए हैं। तो जो नया Kp होगा, जो न्यू Kp होगा, वो जो ओरिजिनल Kp था, ओल्ड Kp बोल रहा हूं इसको, एक तो इसका रिवर्स हो जाएगा यानी कि 1/Kp ओल्ड हो जाएगा, और दूसरा क्योंकि सभी को 2 से डिवाइड कर दिया गया इक्वेशन को, तो यानी कि हमें इसकी पावर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो यानी कि जो न्यू Kp है वो हो जाएगा ओल्ड Kp 1/64 था, और इसकी पावर 1/2। तो 64 का स्क्वायर रूट बनता है 8। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2। Kc जो है वो है 1.844। 3 moles of PCl5 is introduced in a 1 liter closed vessel at 380 Kelvin. The number of moles of PCl5 at equilibrium is। तो हमें यह बताना है कि इक्विलिब्रियम पर PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है PCl5 gives PCl3 + Cl2। इनिशियली हमारे पास 3 मोल थे, T = 0 पर 3 है, ये 0 है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर ही है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वही कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो T = T इक्विलिब्रियम पर लेट्स से ये 3 - x जाता है, ये भी x हुआ और ये भी x हुआ। तो जो Kc है यानी कि 1.844 = हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 यानी कि x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 यानी कि x डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 यानी कि 3 - x। तो ये आ गया है 1.844 = x² अपॉन 3 - x। अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, और उसमें से जो वैल्यू है वो निकल कर आती है x की 1.6। जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाता है तो x की वैल्यू निकल कर आती है 1.6। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा
3 माइनस 1.6 जो कि हो जाएगा 1.4। तो हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स, तो ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन PCl5 की आ रही वही नंबर ऑफ मोल्स भी हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है वो 1 लीटर है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 आ गए हैं 1.4। अब इसको हमें डिनोट करना है इन टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर -3। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये बनेगा 1400 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 1400। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। इसमें हमने कोशिश करी है कि इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबको यूज़ कर सकें, चाहे वो KSP का है, चाहे वो एक KSP में ऐसा बनता है कि एक किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाती है, अगले को निकालना होता है, या फिर वो रिलेशन KP KC के हैं, या फिर वो रिलेशन इक्वेशंस को रिवर्स करने के हैं, या स्टोइचियोमेट्री चेंज करने के हैं, या ली चार्टेलियर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने सारा का सारा चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिन कंसेप्ट्स के ऊपर, उन सब को टच करने की कोशिश की है। सो आई होप ये चैप्टर अभी आपका थोड़ा स्ट्रांग हो गया होगा। आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डू मोर प्रैक्टिस एंड थैंक यू।